नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एक्सपर्ट है बीकानेर से। दीपेन शाह हैं, स्टीवेन.com से। जी चंद्रशेखर सर हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट और जाने माने कमोडिटी गुरु, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही नवनीत दमानी हैं मोतीलाल ओसवाल से। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते कि सवाल आपको पूछना कैसे। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे गोल्ड बॉन्ड की, क्योंकि गोल्ड बॉन्ड 2022-23 की आखिरी किस्त होगी। 10 मार्च तक इसमें खरीदारी का मौका है आपके लिए। 5,611 रुपये प्रति 10 ग्राम का इशू प्राइस तय किया गया है। अगर आप ऑनलाइन या डिजिटल मोड पे खरीदते हैं तो यहाँ पर 50 रुपये और भी डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपके लिए भाव होगा 5,561 रुपये का प्रति ग्राम का भाव होगा। अगर आप इंडिविजुअल है तो मिनिमम 1 ग्राम और मैक्सिमम 4 किलो तक खरीद सकते हैं। ट्रस्ट की तरफ से आप मिनिमम 1 ग्राम और मैक्सिमम 20 किलो तक खरीदारी कर सकते हैं। खरीदना कैसे है? खरीदना आप या तो स्टॉक एक्सचेंज डीमैट के जरिए भी खरीद सकते हैं, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन के जरिए, या फिर पोस्ट ऑफिस के किसी भी ब्रांच के जरिए भी आप गोल्ड बॉन्ड की खरीदारी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर आपको ब्याज मिलता है 2.5% का सालाना। 6 महीने पर यह ब्याज आपके जिस इशू प्राइस पे आप खरीदते हैं उस इशू प्राइस पर आपको 2.5% का सालाना ब्याज दिया जाता है। ये ब्याज 6 महीने में आपको 1.25% हर 6 महीने पर आपको सीधे अकाउंट में जाएंगे। चंद्रशेखर सर, क्या लग रहा है गोल्ड बॉन्ड निवेश के लिए, क्या ये भाव सही लग रहा है इस बार? हाँ, ये तो आजकल जो भाव चल रहा है वही भाव है, तो इसमें मैं नहीं मानता हूँ कि ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि हमें देखना है कि इसमें सिर्फ ब्याज 2.5% मिलेगा, मगर इसमें लॉक इन पीरियड कम से कम 5 साल होता है, और 5 साल का बाद क्या रहेगा सोने का भाव अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में और हमारा देश में, रुपया कहाँ रहेगा, क्या रुपया और कमज़ोर होगा या मजबूत होगा, ये सब बड़े सवाल है। तो इसी के वजह से पिछले जो जितने भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के ओपनिंग थे, ओपन किया था सरकार ने, उसमें कोई बड़ा ज़्यादा दिलचस्पी इन्वेस्टर ने नहीं बताई। तो इसमें भी ये जो भाव है मैं मानता हूँ ज़रा सा ऊंचा है, ऐसा मेरा अनुमान है। और मगर एज ए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर ये अच्छा होगा। ओके, यानी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए अगर आपको खरीदना है तो गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तब आप यहाँ पर बेट लगा सकते हैं। गोल्ड की अगर बात करें तो चंद्रशेखर सर, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर के जो मौजूदा रेट है, आपको लग रहा है कि खरीदारी के लिए सही है अगर कोई लंबी अवधि के निवेशक हैं तो? नहीं, मैं मानता हूँ कि आप फिजिकल गोल्ड के बारे में बोल रहे हो, तो विश्व बाजार में गोल्ड ज़रा सा दबाव में आ सकता है। 2 या 3 कारण है। एक है डॉलर मजबूत है अभी भी, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहा है यूएस में, और कम से कम 2 बार तो रेट हाइक होने का संभावना है। अभी एक होगा मार्च 22 तारीख को, एक फेड का मीटिंग है, उसमें 25 या 30 बेसिस पॉइंट ब्याज दर बढ़ने का संभावना है। मई महीने में और एक मीटिंग है, उसमें भी ब्याज दर बढ़ सकता है। तो गोल्ड ज़रूर दबाव में आएगा। इसके वजह से इन्फ्लेशन अभी भी उच्च स्तर में है, खास करके अमेरिका में, तो उसके वजह से फेड को इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते ही रहना पड़ेगा 2 या अगला क्वार्टर में भी, तो इसके वजह से गोल्ड दबाव में आएगा। मगर एक एक कारण मैं बताता हूँ। हमारा देश में जो लोगों का क्षमता है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि उनकी आमदनी बढ़ नहीं रही है, देयर इज नो ग्रोथ इन रूरल इनकम, गोल्ड का जो डिमांड है, आजकल का जो भाव है 55,000 से ज़्यादा, उसमें डिमांड का कोई वृद्धि का संभावना मैं नहीं देख रहा हूँ। देयरफॉर फिजिकल मार्केट भी बड़ा सपोर्टिव नहीं है। डॉलर मजबूत है, बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, और देयरफॉर
मैं मानता हूँ गोल्ड ज़रा प्रेशर में आएगा आगे अगला क्वार्टर में, अप्रैल मई जून, और मैं मानता हूँ 1800 से 1850 का वो दायरे में चलता रहेगा प्रति आउंस। ओके, हमारे साथ मेहता जी भी हैं, इफ्जा के सेक्रेटरी हैं। सर स्वागत है आपका। सर गोल्ड बॉन्ड की जो ये ताज़ा किस्त है जिसमें 10 मार्च तक खरीदारी का मौका है, क्या लग रहा है आपको, खरीदारी के लिए सलाह देंगे क्या? देखिए, मैं हमेशा से इस पक्ष में रहा हूं कि गोल्ड बॉन्ड एक भारतीय सरकार द्वारा दिया गया सबसे बेहतरीन विकल्प है। यदि आप गोल्ड बॉन्ड के इतिहास को देखें तो 2015 नवंबर में जब ये गोल्ड बॉन्ड लॉन्च हुआ था तो लगभग इसकी पहली जो ट्रेंच था वो लगभग 2600-2700 रुपए के आसपास था। आज ऑलमोस्ट आपको उसका डबल पैसा मिल रहा है। साथ ही आपको 2.5% हर साल ब्याज मिलता है। इसके मैच्योरिटी पे जब आप इसको रिडीम कराते हैं तो आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। आपके डीमैट में ये सुरक्षित पड़े रहते हैं, आपको कोई प्योरिटी का झंझट नहीं है, आपको इसके अगेंस्ट में लोन मिलता है। तो ये सारी तमाम चीजें गोल्ड बॉन्ड के पक्ष में ही रहने वाली हैं। जहां तक प्राइस राइज की बात है कि क्या ये अच्छा विकल्प है आज इस प्राइस पे इन्वेस्ट करने का, तो मैं तो कहता हूं कि आप किसी कमोडिटी को एनालिसिस करना हो तो उसके इतिहास में जाइए। उसका इतिहास तो यही कह रहा है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और आपको हर साल 2.5% रिटर्न मिलता है, प्लस मार्क टू मार्केट आपको इसका पेमेंट मिलेगा। साथ ही ये एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है, तो आप जब चाहें इसमें से एग्जिट और एंट्री कर सकते हैं। क्या ना, आपके पास दोनों विकल्प है। अगर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए अगर आप रख रहे हैं तो आपके पास एक तो इन्वेस्टर बनने का विकल्प है। अगर आप ट्रेडिंग मेंटालिटी के हैं तो आप डीमैट फॉर्म में ले ले, जब चाहे निकले। अगर लिक्विड है वो सीरीज, अगर लिक्विड है, बायर सेलर अगर दोनों मौजूद है वहाँ पर, तो डेफिनेटली आप इससे कभी भी निकल सकते हैं। चलिए सर, अब HUID की बात कर लेते हैं। HUID के 6 डिजिट का जो अल्फा न्यूमेरिक कोड है मेहता साहब, उसे अब मैंडेटरी किया जाएगा 1 अप्रैल से। आपको लग रहा है कि ज्वेलर की पूरी तरह से उसके लिए तैयार है? हालांकि सरकार ने काफ़ी लंबा वक्त दिया था, 2021 के मिड में से लेकर अब तक करीब करीब 2.25 साल हो चुके हैं। क्या ज्वेलर्स, जितने भी ज्वेलर्स थे, वो पूरी इन्वेंट्री के लिए के साथ तैयार है 6 डिजिट के कोड के साथ? क्योंकि ऐसे भी इलाके जहां पर हॉलमार्किंग मैंडेटरी नहीं है, अगर वहां के ज्वेलर्स भी अगर ज्वेलरी HUID वाली बेचते हैं तो उनको 6 डिजिट का HUID वाला ही बेचना होगा। क्या कहेंगे सर मेहता सर? नहीं, मैं थोड़ा सा आपको इसमें पहले करेक्शन कर दूं। इसमें करेक्शन ये है कि 288 डिस्ट्रिक्ट के अलावा HUID या मैंडेटरी हॉलमार्किंग आज भी कंपलसरी नहीं है और ना ही वो 1 अप्रैल के बाद भी कंपलसरी होगी। ये जो कानून है, जो जैसे आपने बताया कि जो पुराना 4 डिजिट हॉलमार्किंग था, उसको सरकार सिर्फ रद्द करने वाली है 1 अप्रैल 2023 से। और 1 अप्रैल 2023 के बाद में जितने भी BIS रजिस्टर्ड ज्वेलर हैं वो सिर्फ हॉलमार्किंग 6 डिजिट वाली HUID वाली ज्वेलरी बेच सकेंगे। जहां 288 जिलों में ये मैंडेटरी है, बाकी जिलों में ये ऑप्शनल रहने वाला है। तो यानी 288 जिलों के बाहर ये नहीं जाने वाला है। इसलिए ये जो मैं कोट कर रहा था, ये हॉलमार्किंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उदय शिंदे साहब से आज सुबह में बात हुई थी। उन्होंने ऐसा कहा था कि जिन जिलों में अगर कोई हॉलमार्किंग मैंडेटरी नहीं, अगर वहाँ भी अगर कोई HUID वाली ज्वेलरी अगर बेचते हैं तो उन्हें 6 डिजिट की HUID वाली ही हॉलमार्क ज्वेलरी बेचनी पड़ेगी। आइदर वो फ्री है, वो चाहे तो बिना हॉलमार्क किए ज्वेलरी भी बेच सकते हैं, लेकिन अगर वो हॉलमार्क वाली ज्वेलरी बेचते हैं, ऐसे कंडीशन में उनके लिए 6 डिजिट का HUID मैंडेटरी होगा। सर ये सही है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल जो आपने अभी फरमाया वैसा ही। बिल्कुल। चलिए सर, अब भाव की कुछ बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर का मौजूदा भाव, ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह देंगे आप? हालांकि पोजिशनली अपना नजरिया पेश करते हैं, गोल्ड और सिल्वर दोनों पर अपनी राय दीजिए सर। देखिए, मैं ये मानता हूं कि ये जो मार्च का महीना है, इसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी देखने वाले हैं, हमें CPI के डेटा मिलने वाले हैं, हम NFP के डेटा आने वाले हैं, इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन होने वाला है। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये गोल्ड को एक रेंज में रखेगी। जो मेरा मानना है कि आपको गोल्ड जो है एक 1787 डॉलर से लगा के 1920 डॉलर के बीच में मूव करता हुआ आपको नजर आएगा। और जब जब ये जो इवेंट होंगे, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जहां पे ये CPI डेटा या NFP डेटा का अनाउंसमेंट होगा, वहां पर उस दिन बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन
गोल्ड में आएगा। लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है कि इंटरेस्ट रेट हाइक को मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है, और मार्केट ने क्योंकि इसको ऑलरेडी पहले से डिस्काउंट कर लिया था, इसीलिए हमने $1805 के बाद गोल्ड में एक बहुत ही बड़ा करेक्शन देखा, और वो करेक्शन हमें गोल्ड को लगभग $1856 तक आते हुए हमें नजर आया। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये रेंज बाउंड रहेगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स की उम्मीद नहीं है। $1787 से $1920 के बीच में गोल्ड मूव होगा पूरे मार्च के महीने। ओके, अगर एमसीएक्स में उसे कन्वर्ट करें, अगर करेंसी को कांस्टेंट रख के, तो क्या रेंज निकल रहा है? अगर हम करेंसी को कांस्टेंट रख के इसको यदि हम मॉनिटर करें, तो मुझे लगता है कि लगभग 54,500 से लगा के 57,200 के बीच में गोल्ड का मूवमेंट चलता रहेगा। और करेंसी में बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन मुझे मार्च के महीने में आने की उम्मीद है, खास तौर पे भारतीय बाजारों में, क्योंकि मार्च हमारे देश में ईयर एंड क्लोजिंग होता है। इसीलिए हमने सडनली देखा था कि पिछले 5 दिनों में हमें भारतीय बाजारों में रुपया एकदम तेजी से मजबूत होता हुआ दिखा। जहां पर हम 83 के आसपास थे, अब हम 82 के भी नीचे आ चुके हैं। तो ये मूवमेंट भी भारतीय बाजारों में गोल्ड को कोई बहुत ऊपर लेवल पर लेकर नहीं जाने वाला। चांदी को लेकर क्या रेंज सर, फटाफट बता दीजिएगा सर, वक्त कम है। चांदी की रेंज मेरा अब भी मानना है कि $20.6 नीचे की एक रेंज है। लेकिन यदि चांदी ऊपर में $22 को तोड़ती है, $22.07 को तोड़ती है, तो हम बहुत तेजी से इसको $29 की तरफ जाते हुए देखें। ये $29 कब तक का सर? सर, हमें लगभग यहाँ से 3 से 4 महीने के अंदर हमें चांदी $29 जाती हुई नजर आ रही है। $29 यानी 75,000 चांदी क्या रिकॉर्ड की तरफ जाएगी? बिल्कुल 75,000 से भी थोड़ा उसका रेट ज्यादा हो जाएगा। ओके, शुक्रिया मेहता जी, वक्त निकाला आपने। चलिए फटाफट से दर्शकों के कुछ सवाल ले लेते हैं, फिर और भी चर्चा होंगी। परवीन है हिसार से, 64,200 रुपए में 2 लॉट चांदी शॉर्ट कर रखा है। भूपेश जी क्या करना चाहिए इनको? शॉर्ट पोजीशन है इनके पास 64,200 की। जी नमस्कार सर, सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को। बहुत बहुत बधाई सर आपको भी। जी सर, चांदी की बात करें तो 64,600 का करंट दाम चल रहा है। चांदी में अभी भी मुझे कमजोरी दिखाई पड़ती है शाम के सत्र में। नीचे में 64,200 और 64,000 के लेवल संभावित रहेंगे शाम के लिए। अगले दर्शक प्रशांत है आसनसोल से, इनके पास भी सिल्वर मिनी है, 73,445 पे शॉर्ट कर रखा है। नवनीत जी क्या सलाह देंगे इनको? थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रेड है, और मुझे लगता है कि चांदी में अच्छा करेक्शन हमने देख लिया, और आज के सत्र में थोड़ी सी पॉजिटिव ओपनिंग के बाद रिट्रेसमेंट देखने मिला है। 64,400 के आसपास बाइंग की जाए, 64,100 का स्टॉप लगाइए, एंड 65,000 के ऊपर के स्तर आपको बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं। ओके, कृष्ण है दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए दीपेन जी? देखिए, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, और आपको और सभी दर्शकों को होली की खूब खूब शुभकामनाएं। अगर कॉपर के ट्रेड की बात करेंगे तो जैसा एक्सपेक्टेड था कि 752 के प्राइसेस हमें देखने मिले हैं। हमारा मानना है कि थोड़े और नीचे आ सकते हैं, और अगर 726-27 के आसपास अगर आपको प्राइसेस मिलते हैं तो वहां पे आप खरीदारी करने की कोशिश करें। प्रशांत है अगले कॉलर, नेचुरल गैस है 182 रुपए 20 पैसे में लॉन्ग कर रखा है, अच्छा मुनाफा हो रहा है। हालांकि पिछले हफ्ते की तेजी आज काफी हद तक कम होती नजर आ रही है। नवनीत जी क्या लग रहा है, नेचुरल गैस की चाल क्या रहेगी? भारी गिरावट आज दिख रही है 10% तक की। हमने देखा है नेचुरल गैस प्राइस में अच्छा खासा उठापटक देखने मिल रहा है, और थर्सडे और फ्राइडे के सेशन में करीब 8% के गेन थे, जो पूरे हद तक रिट्रेस हो गए आज के सेशन में। मुझे लगता है कि यहाँ से और 10 रुपए की गिरावट पॉसिबल है, और छोटा पुल बैक यानी 226 के आसपास आए तो सेल किया जाए। 232 का स्टॉप लगाइए, 215 तक के टारगेट जल्दी देखने मिल सकते हैं। शेखर सर, किस तरह का सिनेरियो नेचुरल गैस को लेकर बन रहा है? जिस तरह की उठापटक हम देख रहे हैं, 10% की तेजी फ्राइडे के सेशन में, आज 10% की गिरावट, इंटरनेशनल सिनेरियो किस तरह का दिख रहा है? मैं मानता हूं आगे जाकर के नेचुरल गैस ज़रा दबाव में रहेगा, क्योंकि हम अभी जो विंटर सीज़न है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का, वो लगभग ख़त्म हो चुका है, और यूरोप में ख़ास करके उनका इन्वेंट्री लेवल काफ़ी अच्छा है। तो इसके वजह से मैं मानता हूं नेचुरल गैस अगला जो क्वार्टर है अप्रैल मई जून तब तक दबाव में रहेगा। ओके, अगले दर्शक है इसके बंसल है ग्वालियर से, एल्युमिनियम क्या 200 रुपए तक नीचे आएगा क्या? भूपेश जी क्या लग रहा है, 200 रुपए तक एल्युमिनियम आपको दिख रहा है क्या आता हुआ?
जी सर, अगर एल्युमिनियम के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट कंटिन्यू नेगेटिव बना हुआ है। मुझे उम्मीद है कि जब तक मार्केट 211 रुपए 10 पैसे ऊपर के भाव क्रॉस नहीं करता, तो नीचे में इसमें 204 रुपए और 201 रुपए के भाव काफी हद तक संभावित रहेंगे। ओके, अगले दर्शक है पवन है हिसार से। धनिया इन्होंने 7,200 रुपए पे लॉन्ग कर रखा है, क्या करना चाहिए दीपेन जी इनको? हाँ, तो अच्छा ट्रेड लग रहा है, थोड़ा पोजिशनली इनको होल्ड करना चाहिए। इस सीजन में आपको 7,800 से 8,200 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। धनिया और जीरे को लेकर भूपेश जी आपका आउटलुक क्या है? जिस तरह से फिश की रिपोर्ट आई है और दोनों ही कमोडिटीज के जो उत्पादन है वो सभी राज्यों में, राजस्थान, गुजरात, और जीरे जो धनिया को लेकर जो एमपी की रिपोर्ट है वो भी काफी जबरदस्त रिपोर्ट आ रही है। ऐसे में क्या तेजी की संभावना आपको दिख रही है, क्या रेंज दिख रहा है? जी, सबसे पहले धनिया की बात करेंगे। मार्केट ऑलरेडी कैश इन करके बैठा है। जो भाव ऊपर से 9,300 वाले भाव आज 7,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो ये भाव ऑलरेडी कैश करके बैठे हैं। दूसरी तरफ जीरे की बात करेंगे तो जीरे की फसल कोई बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं है, इसलिए जीरे में कोई विशेष तेजी की संभावना मुझे नहीं लगती अभी। तो जीरे में भी मार्केट एक रेंज में रहेगा और धनिया ऑलरेडी बॉटम के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ शिव शंकर हैं दिल्ली से। ये जानना चाह रहे थे कि एल्युमिनियम और चांदी में इस हफ्ते क्या लग रहा है, और साथ ही कमोडिटी मार्केट की छुट्टी कल है या परसों, ऐसा जानना चाह रहा है। हालांकि जो भी बॉम्बे बेस्ड एक्सचेंज है इसलिए कल ही छुट्टी दी गई एक्सचेंज की तरफ से। एल्युमिनियम और चांदी में इस हफ्ते क्या लग रहा है नवनीत जी आपको? अच्छा खासा करेक्शन हमने उच्च लेवल से देख लिया और यहाँ पर थोड़ा एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन शुरू हुआ है। लास्ट 2-3 दिनों में एक तेजी का रुख छाया हुआ है और आज थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देखने मिल रही है ऊपरी लेवल से। बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी, 64,400 के आसपास बाय किया जाए, 64,000 के नीचे स्टॉप लगेगा, 65,000 के ऊपर के टारगेट देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ एल्यूमिनियम में एक मिक्स बायस है, जहां पे ऊपरी लेवल्स पे टिकना या सस्टेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। अगर एल्यूमिनियम टर्म्स की बात करें तो 2400 2450 एक बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस जैसे एक्ट कर रहा है और 210 212 के ऊपर सस्टेन करते हुए भी डोमेस्टिक लेवल पे दिक्कत हो रही है एल्यूमिनियम को। फंडामेंटली इनपुट कॉस्ट भी अच्छी खासी गिर गई है, जिसकी वजह से प्राइसेस में थोड़ा सा दबाव मुझे लगता है 205 206 तक के स्तर, यानी यहाँ से करीब 4 से 5 रुपए के फॉल आपको और देखने मिल सकता है। उसके बाद ही कोई रिवर्सल देखने मिलेगा। फिलहाल के लिए सेल ऑन रैली की स्ट्रेटेजी रहेगी एल्यूमिनियम। ओके, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ काम करना है। क्रूड को लेकर चंद्रशेखर सर क्या लग रहा है? जिस तरह की खबरें चाइना को लेकर, चाइना का जो जीडीपी टारगेट है वो 2023 के लिए 5% है, जो बाजार एस्टिमेट कर रहा था उससे कम है। दूसरी खबर यूएई की तरफ से जो जिस तरह के ड्रिफ्ट पैदा हुए हैं सऊदी के साथ, लग रहा है कि वो ओपेक से बाहर निकल सकता है और सप्लाई बढ़ाने के लिए तैयार है। क्या इसका क्या असर होगा? आपका आउटलुक क्या है कच्चे तेल को लेकर? अभी क्रूड ऑयल मार्केट इज एट द क्रॉस रोड्स जो कहा जाता है, मगर 2 या 3 चीज़ तो काफ़ी साफ है। एक है जो नॉन ओपेक प्रोडक्शन जो है वो तेज़ी से बढ़ने का संभावना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, यूएस में जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं ड्रिलिंग के जो रिपोर्ट्स है, दे आर क्वाइट क्या कहूँ डिसअपॉइंटिंग, कोई एंकरेजिंग नहीं है। और तीसरा है चीन का भी खुल जाने से चीन में ज़्यादा आयात होने का संभावना है, क्योंकि चीन ज़्यादा क्रूड इंपोर्ट करके उसका रिफाइनिंग करके ऑयल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करता है। और उनका एक बहुत बड़ा प्लान है, पिछले 3-4 महीने से ये चल रहा है और आगे जाकर के भी ये एक्सपोर्ट प्लान चलेगा उनका। तो चीन बहुत बड़ा इंपोर्टर रहेगा। तो इसके वजह से इसके लिए वो चीन रूसिया से ज़्यादा माल मंगाने लगा है। तो ये सब देखते हुए मैं कोई बड़ा करेक्शन देख नहीं रहा हूँ क्रूड ऑयल मार्केट में। ब्रेंट ज़रूर $80 का ऊपर ही रहेगा, शायद $85 से $90 तक भी जाने का संभावना है। एक तरफ तो डॉलर मजबूत होते जा रहा है, मगर हमें देखना है अभी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, तो तब मैं मानता हूँ तब तक क्रूड मजबूत रहेगा, $80 से ऊपर ही रहने का संभावना है, ऐसा मेरा अनुमान है। ओके, तो क्रूड को लेकर इस तरह के अनुमान आ रहे हैं। क्रूड में अगर किसी को ऑप्शन के जरिए जाना है भूपेश जी, तो कोई ट्रेड बन रहा है क्या कच्चे तेल में? जी सर, अभी क्रूड की बात करें तो क्रूड में नीचे में 6,500 का पुट बाय करना चाहिए।
20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड में इसके टारगेट है ना 52 पॉइंट्स और 72 पॉइंट्स के रहेंगे। ओके, नवनीत जी, गोल्ड को लेकर आप क्या राय देंगे? क्या करना चाहिए गोल्ड के ट्रेडर को? अगर शाम के लिए अगर किसी को ट्रेड करना है, 55,900 जो करंट भाव है, यहाँ पर क्या सलाह है? वेल विष्णु जी, मुझे लगता है कि लास्ट 2-3 दिनों में एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन का माहौल गोल्ड में छाया हुआ है और यहाँ पर एक बॉटमिंग आउट या बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। 1810 का जो स्तर है वो ये कॉमिक्स पे काफी दिनों से नहीं टूटा है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि गोल्ड प्राइसेस अब हायर लेवल पे स्टे करने चाहिए। मेरे हिसाब से 55,750 के आसपास मिले तो आप बाय करने की स्ट्रेटेजी बनाइए। 55,600 का स्टॉप लगाएंगे, 56,050, 56,250 तक के टारगेट जल्दी देखने मिल सकते। ओके, दीपेन जी, गोल्ड पर आपका व्यू? देखिए, गोल्ड की बात करेंगे, थोड़ा रेंज बाउंड है और हम करेंसी में खास करके डॉलर में थोड़ी गिरावट देख रहे हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट्स का थोड़ा पॉजिटिव असर देखने मिल सकता है। लेकिन हमारा मानना है कि 52.5 53,000 के आसपास सही लेवल होगा बाई करने के लिए। तो थोड़ी गिरावट आती है तो वो ज्यादा बेटर रणनीति होगी कि डिप्स में बाई करें। इन लेवल्स पे थोड़ा और करेक्शन की उम्मीद हम रख रहे हैं। रौनक अग्रवाल है जलगांव से अगले कॉलर। 15 मार्च तक के लिए मूंग के प्राइस का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है मूंग को लेकर, किस तरह की स्थिति है ग्राउंड पर, दीपेन जी? देखिए, मार्केट्स में ज्यादा मूवमेंट नहीं है और 15 मार्च तो काफी नजदीक है। आप देखेंगे कि आज से 3 दिन की छुट्टी पे मार्केट्स जा रहे हैं फेस्टिविटीज के लिए, नवी मुंबई के मार्केट, ग्रेन मार्केट। तो आई थिंक बेटर है कि इतना शॉर्ट टर्म नजरिया ना रखे और मार्च के महीने में ज्यादा वोलेटिलिटी होती नहीं है बिकॉज कैश फ्लो भी कम हो जाता है मार्केट से। आई थिंक मार्च के बाद अप्रैल नए साल से ही आप अगर क्रॉप्स को ट्रैक करेंगे तो विथ कैपिटल वो ज्यादा बेटर रहेगी। चंद्रशेखर सर, ये खबर जो आई थी वीकेंड पे कि तुअर दाल इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी गई, जो साबुत तुअर दाल है, क्या लग रहा है इससे क्या दाम काबू में रहेंगे? क्या सरकार की क्या तैयारी है पल्सेस को लेकर? क्योंकि तुअर के उत्पादन को लेकर तो हमेशा चिंता रहती है, लेकिन बाकी दालों की स्थिति तो बेहतर दिख रही है। हाँ, तुअर के बारे में तो सरकार को ज़रूर चिंता है क्योंकि हमारा उत्पादन कम है। इसी के वजह से ही तुअर का जो आयात है उसको फ्री कर दिया गया है 31 मार्च 2024, यानी 1 साल के लिए फ्री कर दिया गया है। और उड़द का भी यही हालत है। मूंग का हम देखेंगे तो मेरा अनुमान है सरकार के जो आंकड़े आए हैं उत्पादन का 15-20 दिन पहले, वो स्लाइटली ओवर एस्टिमेटेड है मेरा अनुमान में। और दूसरा है मूंग में क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क है। एक बहुत बढ़िया अच्छा क्वालिटी वाला क्रॉप है और कई एरिया में फेयर एवरेज क्वालिटी FAQ से भी कम क्वालिटी में माल आ रहा है। देयरफॉर काफ़ी प्राइस वेरिएशन है। अच्छा क्वालिटी वाला माल को अच्छा प्रीमियम मिल रहा है MSP का ऊपर, और जो FAQ से भी कम क्वालिटी वाला माल है उसे बहुत कम भाव मिल रहा है। Therefore इससे हमें इसे देखना पड़ेगा। ओके सर, आज हमारे साथ ET नाउ के साथ संजीव चोपड़ा थे, खाद्य सचिव। उन्होंने कुछ खास बातें कही कि उनको लग रहा है कि अभी भी उनको लग रहा है कि बम्पर गेहूं उत्पादन का अनुमान है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अनाज के बफर स्टॉक को लेकर चिंता नहीं है और जो अगले 2 महीने में 341 लाख टन गेहूं की सरकार खरीद की उम्मीद है, सरकारी खरीद हो जाएगी। और जो रूरल एरियाज में चावल की सरकारी खरीद बनने से किसानों की आय बढ़ेगी। और साथ ही उन्होंने एक बात ये भी कही कि गेहूं एक्सपोर्ट को फिलहाल खोलने की उनकी कोई योजना नहीं है। साथ ही शुगर का कोटा भी बढ़ाने की कोई तैयारी नहीं। सर, इस पर आप क्या कहेंगे चंद्रशेखर सर? बिल्कुल, सरकार तो काफ़ी चिंतित है महंगाई के बारे में। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, हमें ये भी हमारा अनुभव पिछले 25, 30, 40 साल का अनुभव में मैं ये भी मानता हूँ कि ये तो कोई ब्यूरोक्रेट है, सीनियर ब्यूरोक्रेट, वो तो पब्लिकली बोल नहीं पाएगा कि हमारा देश में उत्पादन कम हो सकता है या भाव बढ़ सकता है। वो मार्केट को तसल्ली देना ही चाहेगा, तो उसका ड्यूटी है, वो कर रहा है। मगर मार्केट में लोग जानते हैं कि हमारा जो गेहूं का उत्पादन है, जो लक्ष्य से ज़रूर 5, 6, 7 मिलियन टन का तो कम उत्पादन होने का संभावना है। फूड कॉरपोरेशन का जो लक्ष्य है प्रोक्योरमेंट का, खरीदी का, वो भी शायद
शायद पूरा नहीं होगा, ओके। काफी कम हो सकता है। तो ये सब खतरा है। तो इसके लिए मैं लगातार कहते आ रहा हूं, हमें रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। ओके, जैसा उन्होंने कहा था कि इंपोर्ट पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर मौका मिले तो गेहूं का इंपोर्ट अगर समय रहते हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, लेकिन जाते जाते अब सबसे पहले आप लोगों को शुक्रिया कर दें। दीपेंद्र सर आपका, नवनीत जी आपका, भूपेश जी आपका और चंद्रशेखर सर आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों को पूरा आउटलुक और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि फिस की तरफ से ईटी नाउ स्वदेश के नाम एक और अवार्ड आया है। कमोडिटी मार्केट की खबरों के लिए सम्मान दिया गया है। फिस यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइसेस स्टेक होल्डर्स की तरफ से ये सम्मान इंडस्ट्री के दिग्गजों की मौजूदगी में दिया गया है। वहाँ पर चंद्रशेखर सर भी स्टेज पर मौजूद नजर आए हैं। उनके सामने, उनकी मौजूदगी में ये अवार्ड ईटी नाउ स्वदेश को दिया गया। कैसा फील होता है विश्व मोहन, जब आप एक एंकर से दूसरा एंकर जब मंच पे आता है? ताली में गड़गड़ाहट। I'm delighted to see you on the stage. अब खाली आपके विश्व मोहन कुमार जी, a very warm welcome मिस्टर विश्व मोहन कुमार जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत ही फेमस, मैं